शांत घड़ी में आपका स्वागत है। रात गहरी हो चुकी है। शहर की बत्तियां एक एक करके बुझ रही हैं और गलियों की आवाजें अब सिर्फ फुसफुसाहट बनकर रह गई हैं। अपनी आंखें मूंद लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे मेरे साथ चलिए उस दुनिया में जहां हर छाया के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी अपने साथ एक चुप्पी लेकर आती है। आज रात की कहानी शुरू होती है। अगर आज की रात का राज आपको पसंद आया तो कल का राज भी आपका इंतजार करेगा। सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 1, बोहेमिया के स्कैंडल। शर्लॉक होम्स के लिए वह हमेशा वह स्त्री थी। मैंने उसे शायद ही कभी किसी और नाम से उसका जिक्र करते सुना हो। उसकी नजरों में वह अपने पूरे स्त्री वर्ग को धूमिल और गौण कर देती थी। ऐसा नहीं था कि उसे आयरीन एडलर के प्रति प्रेम जैसी कोई भावना महसूस होती थी। सभी भावनाएं और विशेष रूप से वह भावना उसके ठंडे, सटीक पर उत्कृष्ट रूप से संतुलित मस्तिष्क के लिए घृणित थीं। मेरी समझ में वह इस संसार का देखा हुआ सबसे उत्तम तर्क करने वाला और अवलोकन करने वाला यंत्र था, पर एक प्रेमी के रूप में उसने स्वयं को एक झूठी स्थिति में डाल दिया होता। वह कोमल भावनाओं की बात कभी नहीं करता था, सिवाय व्यंग्य और उपहास के साथ। वे अवलोकनकर्ता के लिए उत्कृष्ट चीजें थीं, मनुष्यों के इरादों और कार्यों से पर्दा हटाने के लिए बेहतरीन। पर एक प्रशिक्षित तर्कशास्त्री के लिए अपने नाजुक और बारीकी से समायोजित स्वभाव में ऐसी घुसपैठ को स्वीकार करना एक भ्रामक तत्व को शामिल करना था जो उसके सभी मानसिक निष्कर्षों पर संदेह डाल सकता था। उसके जैसी प्रकृति में एक प्रबल भावना उतनी ही विचलित करने वाली होती जितनी किसी संवेदनशील यंत्र में रेत के कण या उसके अपने उच्च शक्ति वाले लेंसों में से किसी एक में दरार। और फिर भी उसके लिए एक ही स्त्री थी, और वह स्त्री थी स्वर्गीय आयरीन एडलर, जिसकी स्मृति संदिग्ध और प्रश्नवाचक थी। पिछले कुछ समय से मैंने होम्स को बहुत कम देखा था। मेरे विवाह ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। अपने घर गृहस्थी के सुख और नई नई जिम्मेदारियां जो एक व्यक्ति के अपने घर का स्वामी बनने पर स्वाभाविक रूप से उठ खड़ी होती हैं, मेरा सारा ध्यान खींचने के लिए काफी थीं, जबकि होम्स, जो अपनी पूरी बोहेमियाई प्रकृति से समाज के हर रूप से घृणा करता था, बेकर स्ट्रीट के हमारे उसी पुराने निवास में रहकर अपनी पुरानी किताबों में डूबा रहता और सप्ताह दर सप्ताह कोकीन और महत्वाकांक्षा के बीच, नशे की सुस्ती और अपनी उग्र प्रकृति की प्रचंड ऊर्जा के बीच झूलता रहता। वह अब भी हमेशा की तरह अपराध के अध्ययन की ओर गहराई से आकर्षित था और अपनी असाधारण शक्तियों तथा अवलोकन की अद्भुत क्षमता का प्रयोग उन सुरागों को सुलझाने में करता जिन्हें आधिकारिक पुलिस निराश होकर छोड़ चुकी होती। समय समय पर मुझे उसके कारनामों की कुछ धुंधली खबरें मिलती रहती। ओडेसा में ट्रेपॉफ हत्याकांड के सिलसिले में उसे बुलाए जाने की, ट्रिंकोमाली में एटकिंसन भाइयों की विचित्र त्रासदी सुलझाने की और अंततः हॉलैंड के शासक परिवार के लिए उसने जो मिशन इतनी कुशलता और सफलता से पूरा किया, उसकी इन गतिविधियों के अतिरिक्त, जिन्हें मैं बाकी सभी अखबार पढ़ने वालों के साथ ही जानता था, मुझे अपने पुराने मित्र और साथी के बारे में बहुत कम पता था। एक रात, यह 20 मार्च 1888 की बात है, मैं किसी मरीज को देखने जाकर लौट रहा था, क्योंकि अब मैं फिर से आम प्रैक्टिस में लौट आया था,
जब मेरा रास्ता बेकर स्ट्रीट से होकर गुजरा। जैसे ही मैं उस सुपरिचित दरवाजे के पास से गुजरा, जो मेरे मन में हमेशा मेरी प्रेम कहानी और अ स्टडी इन स्कारलेट की उन अंधेरी घटनाओं से जुड़ा रहेगा, मुझे होम्स से फिर मिलने की और यह जानने की गहरी इच्छा हुई कि वह अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग किस काम में कर रहा है। उसके कमरे रोशनी से जगमगा रहे थे और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने उसकी लंबी दुबली आकृति को पर्दे पर काली छाया की तरह 2 बार गुजरते देखा। वह सिर झुकाए, हाथ पीठ पीछे बांधे, तेजी से और उतावलेपन से कमरे में टहल रहा था। मुझे जो उसकी हर आदत और मनोदशा से परिचित था, उसकी मुद्रा ने अपनी कहानी खुद बता दी। वह फिर से काम पर लग गया था। वह अपने नशे में डूबे सपनों से बाहर निकल आया था और किसी नई पहेली की खोज में जुट गया था। मैंने घंटी बजाई और मुझे उसी कमरे में ले जाया गया, जो कभी आंशिक रूप से मेरा भी हुआ करता था। उसका व्यवहार अधिक उत्साही नहीं था, वह शायद ही कभी होता था, पर मुझे लगा कि वह मुझे देखकर खुश था। लगभग बिना कुछ कहे पर आंखों में स्नेह लिए उसने मुझे एक कुर्सी की ओर इशारा किया। अपना सिगार का डिब्बा मेरी ओर उछाला और कोने में रखी शराब की अलमारी और गैसोजीन की ओर संकेत किया। फिर वह आग के सामने खड़ा हो गया और अपने उसी विशिष्ट अंतर्मुखी ढंग से मुझे देखने लगा। विवाह तुम्हें रास आ रहा है, उसने कहा। मुझे लगता है वॉटसन कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा वजन 7.5 पाउंड बढ़ गया है। 7, मैंने कहा। सच में मुझे लगा था थोड़ा और होगा, बस थोड़ा ही ज्यादा, वॉटसन। और फिर से प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि तुम फिर से काम में जुटने वाले हो। तो फिर तुम्हें कैसे पता? मैं देखता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ। मुझे कैसे पता कि हाल ही में तुम बुरी तरह भीगे थे और तुम्हारे यहाँ कोई बहुत लापरवाह नौकरानी है। मेरे प्रिय होम्स, मैंने कहा, यह तो हद है। अगर तुम कुछ सदियों पहले होते तो निश्चय ही तुम्हें जिंदा जला दिया गया होता। यह सच है कि गुरुवार को मैं देहात में टहलने गया था और बुरी तरह कीचड़ में सना हुआ लौटा था, पर चूंकि मैंने कपड़े बदल लिए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने यह कैसे अनुमान लगाया। और मैरी जेन के बारे में, वह वाकई निकम्मी है और मेरी पत्नी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, पर यह भी तुमने कैसे जान लिया? यह मेरी समझ से बाहर है। वह अपने आप में हंसा और अपने लंबे बेचैन हाथों को आपस में मलने लगा। यह तो बिल्कुल सीधी बात है, उसने कहा। मेरी आंखें मुझे बताती हैं कि तुम्हारे बाएं जूते के अंदरूनी हिस्से पर, ठीक वहां जहां आग की रोशनी पड़ रही है, चमड़े पर 6 लगभग समानांतर कट के निशान हैं। जाहिर है ये किसी ने बहुत लापरवाही से जूते के तले के किनारों को खुरचकर उस पर जमी हुई कीचड़ हटाने की कोशिश में बनाए हैं। इसीलिए मेरा दोहरा अनुमान कि तुम बुरे मौसम में बाहर निकले थे और तुम्हारे यहाँ लंदन की एक विशेष रूप से जूता काटने वाली नौकरानी है। रही बात तुम्हारी प्रैक्टिस की, अगर कोई सज्जन मेरे कमरे में आयोडोफॉर्म की गंध लिए, दाहिनी तर्जनी पर सिल्वर नाइट्रेट का काला निशान लिए और अपनी ऊंची टोपी के दाहिनी ओर एक उभार लिए प्रवेश करे, जहां उसने अपना स्टेथोस्कोप छिपा रखा हो,
तो मुझे बहुत मंदबुद्धि होना चाहिए अगर मैं उसे चिकित्सा पेशे का सक्रिय सदस्य न पहचान सकूं। मैं हंसे बिना न रह सका। इतनी आसानी से उसने अपनी अनुमान प्रक्रिया समझा दी थी। जब तुम अपने कारण बताते हो, मैंने कहा, तो बात मुझे इतनी हास्यास्पद रूप से सरल लगती है कि मैं खुद भी आसानी से कर सकता हूँ। फिर भी हर बार जब तक तुम समझाते नहीं, मैं उलझा रहता हूँ। और फिर भी मुझे लगता है कि मेरी आंखें तुम्हारी जितनी ही अच्छी हैं। बिल्कुल सही, उसने सिगरेट सुलगाते हुए और कुर्सी पर पसरते हुए जवाब दिया। तुम देखते हो पर तुम अवलोकन नहीं करते। यही फर्क है। उदाहरण के लिए, तुमने बार बार वे सीढ़ियां देखी हैं जो हॉल से इस कमरे तक आती हैं। बार बार। कितनी बार? अच्छा, कुछ 100 बार तो होंगी। तो फिर कितनी सीढ़ियां हैं? कितनी? मुझे नहीं पता। बिल्कुल, तुमने अवलोकन नहीं किया, पर तुमने देखा जरूर है। यही मेरी बात है। अब मुझे पता है कि 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि मैंने देखा भी है और अवलोकन भी किया है। वैसे, चूंकि तुम्हें इन छोटी छोटी पहेलियों में रुचि है और चूंकि तुम मेरे 1-2 अनुभवों को लिपिबद्ध करने की कृपा करते हो, शायद तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो। उसने मेज पर खुला पड़ा एक गुलाबी रंग का मोटा पत्र मेरी ओर उछाला। यह कल रात आखिरी डाक से आया था, उसने कहा। इसे जोर से पढ़ो। पत्र पर न कोई तारीख थी, न हस्ताक्षर, न पता। आज रात 7:45 बजे उसमें लिखा था, आपसे मिलने एक सज्जन आएंगे जो आपसे अत्यंत गंभीर विषय पर सलाह लेना चाहते हैं। यूरोप के एक शाही घराने को हाल में आपने जो सेवाएं दी हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि आप पर उन मामलों में पूर्ण विश्वास किया जा सकता है जिनका महत्व शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह जानकारी हमें हर ओर से मिली है। उस समय अपने कमरे में उपस्थित रहें, और यदि आपका आगंतुक मुखौटा पहने हो तो इसे बुरा न माने। यह तो सचमुच एक रहस्य है, मैंने कहा। तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? अभी मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। बिना तथ्यों के सिद्धांत गढ़ना एक बड़ी भूल है। बिना सोचे समझे इंसान तथ्यों को सिद्धांतों के अनुसार मोड़ने लगता है, जबकि होना यह चाहिए कि सिद्धांत तथ्यों के अनुसार बने। पर यह पत्र ही बताओ, तुम इससे क्या अनुमान लगाते हो? मैंने ध्यान से लिखावट और उस कागज को देखा जिस पर वह लिखा था। जिसने यह लिखा है वह शायद संपन्न व्यक्ति है। मैंने अपने साथी की प्रक्रिया की नकल करने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा कागज आधे क्राउन प्रति पैकेट से कम में नहीं मिल सकता। यह विशेष रूप से मजबूत और कड़ा है। विशेष यही सही शब्द है, होम्स ने कहा। यह अंग्रेजी कागज बिल्कुल नहीं है। इसे रोशनी के सामने उठाकर देखो। मैंने ऐसा किया और कागज की बुनावट में एक बड़ा ई, साथ में छोटा जी, एक पी और एक बड़ा जी साथ में छोटा टी बुना हुआ देखा। तुम इससे क्या समझते हो? होम्स ने पूछा। निर्माता का नाम होगा, या यूं कहूं, उसका मोनोग्राम। बिल्कुल नहीं। जी के साथ छोटा टी गेजेलशाफ्ट के लिए है, जो जर्मन में कंपनी के लिए है, बिल्कुल हमारे कन जैसा संक्षिप्त रूप। पी जाहिर है पापियर के लिए है।
अब इजी की बात करें। जरा हमारा महाद्वीपीय गजेटियर देखते हैं। उसने शेल्फ से एक भारी भूरी जिल्द वाली किताब उतारी। एग्लोनिट्स, यह रहा एग्रिया। यह बोहेमिया के एक जर्मन भाषी इलाके में है, कार्लसबाड से ज्यादा दूर नहीं। उल्लेखनीय है क्योंकि यहीं वालेनस्टाइन की मृत्यु हुई थी और अपने कई कांच कारखानों और कागज मिलों के लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ हाँ मेरे दोस्त, अब क्या कहते हो? उसकी आंखों में चमक थी और उसने सिगरेट का एक बड़ा नीला विजी धुआं छोड़ा। कागज बोहेमिया में बना है, मैंने कहा। बिल्कुल सही। और जिसने यह पत्र लिखा है वह जर्मन है। क्या तुमने इस वाक्य की विचित्र बनावट देखी? यह जानकारी हमें हर ओर से मिली है। कोई फ्रांसीसी या रूसी ऐसा नहीं लिख सकता था। जर्मन ही अपनी क्रियाओं के साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करता है। अब बस यह पता लगाना बाकी है कि इस जर्मन को क्या चाहिए जो बोहेमियाई कागज पर लिखता है और मुखौटा पहनना पसंद करता है, न कि अपना चेहरा दिखाना। और वह आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमारे सारे संदेह दूर करने। जैसे ही उसने यह कहा, घोड़ों की टापों और फुटपाथ से रगड़ खाते पहियों की तेज आवाज सुनाई दी। उसके बाद घंटी जोर से बजी। होम्स ने सीटी बजाई। आवाज से एक जोड़ी लगती है, उसने कहा। हाँ, उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए आगे कहा। एक सुंदर छोटी बग्घी और घोड़ों की एक बेहतरीन जोड़ी। 150 गिन्नी प्रति घोड़ा। वॉटसन, इस मामले में पैसा तो है, भले ही कुछ और न हो। मुझे लगता है मुझे चला जाना चाहिए, होम्स। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर। जहां हो वहीं रहो। मैं अपने बॉसवेल के बिना अधूरा हूं और यह दिलचस्प होने वाला है। इसे चूकना अफसोसजनक होगा, पर तुम्हारे ग्राहक, उसकी चिंता मत करो। हो सकता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हो और उसे भी। वह आ रहा है। उस कुर्सी पर बैठो, डॉक्टर, और पूरा ध्यान दो। सीढ़ियों और गलियारे में सुनाई दिए एक धीमे, भारी कदमों की आहट दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। फिर एक जोरदार, रौबदार दस्तक हुई। अंदर आइए, होम्स ने कहा। एक व्यक्ति ने प्रवेश किया, जिसकी लंबाई शायद ही 6 फुट 6 इंच से कम रही हो और जिसका सीना तथा हाथ पैर किसी हरक्यूलिस जैसे थे। उसकी पोशाक ऐसी वैभवशाली थी जिसे इंग्लैंड में फूहड़पन के करीब समझा जाता। उसके दोहरबटन वाले कोट की बाजुओं और सामने के हिस्से पर एस्ट्राखान की मोटी पट्टियां लगी थीं, जबकि उसके कंधों पर डाला गया गहरा नीला लबादा भड़कीले रंग के रेशम से अस्तरित था और गले पर एक अकेले जलते हुए बेरिल पत्थर की ब्रोच से बंधा था। उसके पिंडलियों तक आने वाले जूते, जिनके ऊपरी हिस्से पर भूरे रंग का समृद्ध फर लगा था, उसकी संपूर्ण बर्बर वैभवता की छवि को पूरा कर रहे थे। उसके हाथ में एक चौड़े किनारे वाली टोपी थी, जबकि उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से पर गालों की हड्डियों से नीचे तक फैला हुआ एक काला मुखौटा था, जिसे उसने शायद अभी-अभी ठीक किया था, क्योंकि उसका हाथ अभी भी उसकी ओर उठा हुआ था जैसे ही वह अंदर आया। चेहरे के निचले हिस्से से वह एक दृढ़ चरित्र का व्यक्ति लग रहा था, मोटे लटकते होंठ और लंबी सीधी ठुड्डी जो हठ की सीमा तक पहुंची दृढ़ता की सूचक थी। आपको मेरा पत्र मिला? उसने गहरी, कर्कश आवाज में और भारी जर्मन लहजे में पूछा।
मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। उसने हम दोनों की ओर बारी बारी से देखा, मानो तय न कर पा रहा हो कि किससे बात करे। कृपया बैठिए, होम्स ने कहा। यह मेरे मित्र और सहयोगी डॉक्टर वॉटसन हैं, जो कभी कभी मेरे मामलों में मेरी मदद करने की कृपा करते हैं। मुझे किस सम्मान से आपको संबोधित करना चाहिए? आप मुझे काउंट वॉन क्राम कह सकते हैं, एक बोहेमियाई रईस। मुझे समझ है कि यह सज्जन आपके मित्र, सम्मान और विवेक के व्यक्ति हैं, जिन पर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में भरोसा कर सकता हूं। यदि नहीं, तो मैं आपसे अकेले में बात करना अधिक पसंद करूंगा। मैं जाने के लिए उठा, पर होम्स ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे वापस कुर्सी पर बिठा दिया। या तो दोनों या कोई नहीं, उसने कहा। जो कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं, वह इस सज्जन के सामने भी कह सकते हैं। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचकाए। तो फिर मुझे शुरुआत करनी होगी, उसने कहा। आप दोनों को 2 साल तक पूर्ण गोपनीयता की शपथ दिलाकर उस समय के बाद यह मामला बेमायने हो जाएगा। अभी इतना कहना काफी होगा कि इसका महत्व इतना अधिक है कि यह यूरोप के इतिहास को प्रभावित कर सकता है। मैं वचन देता हूँ, होम्स ने कहा। और मैं भी। आप मेरे इस मुखौटे को क्षमा करेंगे, हमारे विचित्र आगंतुक ने आगे कहा। जो महान व्यक्ति मुझे नियुक्त करते हैं, वे चाहते हैं कि उनका एजेंट आपसे अपरिचित रहे, और मैं तुरंत स्वीकार कर लूं कि जो उपाधि मैंने अभी अपने लिए इस्तेमाल की, वह ठीक ठीक मेरी अपनी नहीं है। मुझे इसका आभास था, होम्स ने रूखेपन से कहा। परिस्थितियां अत्यंत नाजुक हैं, और हर सावधानी बरतनी होगी ताकि उस विशाल कलंक को दबाया जा सके जो यूरोप के एक शासक परिवार को गंभीर रूप से समझौते में डाल सकता है। साफ शब्दों में कहूँ तो यह मामला ऑर्मस्टाइन के महान घराने से जुड़ा है, जो बोहेमिया के वंशानुगत राजा हैं। मुझे इसका भी आभास था, होम्स ने धीमे स्वर में कहा। हमारा आगंतुक कुछ आश्चर्य से उस शिथिल, मतलब व्यक्ति की ओर देखने लगा, जिसे शायद उससे यूरोप के सबसे तीक्ष्ण तर्कशास्त्री और सबसे ऊर्जावान एजेंट के रूप में वर्णित किया गया होगा। होम्स ने धीरे से अपनी आंखें फिर खोलीं और अपने विशालकाय ग्राहक की ओर अधीरता से देखा। यदि महामहिम कृपा करके अपना मामला बताए, उसने कहा, तो मैं आपको बेहतर सलाह दे सकूंगा। वह व्यक्ति अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेकाबू बेचैनी में कमरे में इधर-उधर टहलने लगा। फिर निराशा भरे एक इशारे के साथ उसने अपने चेहरे से मुखौटा नोच फेंका और उसे जमीन पर पटक दिया। आप सही हैं, वह चिल्लाया, मैं ही राजा हूँ। मैं इसे छिपाने की कोशिश क्यों करूं? क्यों भला? होम्स ने धीमे स्वर में कहा। महामहिम ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि मुझे पता चल गया था कि मैं विल्हेल्म गोत्सराइश सिगिस्मुंड वॉन ऑर्मस्टाइन कैसल फेल्स्टाइन के ग्रैंड ड्यूक और बोहेमिया के वंशानुगत राजा से बात कर रहा हूँ। पर आप समझ सकते हैं, हमारे विचित्र आगंतुक ने कहा, फिर से बैठते हुए और अपना हाथ अपने ऊंचे सफेद माथे पर फेरते हुए। आप समझ सकते हैं कि मुझे खुद ऐसा काम करने की आदत नहीं है। फिर भी मामला इतना नाजुक था कि मैं इसे किसी एजेंट को सौंपकर खुद को उसके हाथों में नहीं दे सकता था। मैं प्राग से गुप्त रूप से आपसे सलाह लेने आया हूँ। तो फिर कृपया अपनी बात कहिए, होम्स ने कहा, फिर से आंखें बंद करते हुए।
बातें संक्षेप में यह हैं। कोई 5 साल पहले वारसो की एक लंबी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक जानी मानी साहसी स्त्री आयरीन एडलर से हुई। यह नाम शायद आपको भली भांति परिचित होगा। कृपया मेरी सूची में इसे देखिए, डॉक्टर होम्स ने बिना आंखें खोले धीमे स्वर में कहा। वर्षों से उसने हर व्यक्ति और वस्तु से जुड़े कतरनों को संग्रहित करने की एक प्रणाली अपना रखी थी, जिससे शायद ही कोई ऐसा विषय या व्यक्ति हो जिस पर वह तुरंत जानकारी न दे सके। इस मामले में मुझे उसकी जीवनी, एक यहूदी रब्बी और गहरे समुद्र की मछलियों पर एक शोध पत्र लिखने वाले किसी नौसेना अधिकारी की जीवनी के बीच दबी हुई मिली। देखता हूँ, होम्स ने कहा। हम जन्म न्यू जर्सी में वर्ष 1858 में। कंठ स्वर कॉन्ट्राल्टो हम। ला स्काला हम। वारसो के इंपीरियल ओपेरा की प्राइमा डोना। हाँ। ओपेरा मंच से संन्यास। हाँ। लंदन में निवास। बिल्कुल ठीक। महामहिम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस युवती से उलझ गए, उसे कुछ आपत्तिजनक पत्र लिखे और अब उन पत्रों को वापस पाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। पर आपको कैसे? क्या कोई गुप्त विवाह हुआ था? नहीं। कोई कानूनी दस्तावेज या प्रमाण पत्र? नहीं। तो फिर मैं महामहिम की बात समझ नहीं पा रहा। यदि यह युवती ब्लैकमेल या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपने पत्र प्रस्तुत करे, तो वह उनकी प्रामाणिकता कैसे साबित करेगी? लिखावट है। अरे अरे, जालसाजी। मेरा निजी नोट पेपर चुराया हुआ। मेरी अपनी मुहर नकली। मेरी तस्वीर खरीदी हुई। हम दोनों उस तस्वीर में थे। अरे, यह तो बहुत बुरा है। महामहिम ने वाकई एक भारी भूल की है। मैं पागल था, विक्षिप्त। आपने खुद को गंभीर रूप से समझौते में डाल दिया है। तब मैं केवल क्राउन प्रिंस था। मैं जवान था। अब भी मैं मात्र 30 का हूँ। इसे वापस पाना ही होगा। हमने कोशिश की और असफल रहे। महामहिम को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसे खरीदा जाना चाहिए। वह बेचेगी नहीं। तो फिर चुराया जाए। 5 बार कोशिश की जा चुकी है। 2 बार मेरे भाड़े के चोरों ने उसका घर खंगाला। एक बार जब वह यात्रा पर थी, हमने उसका सामान बदल दिया। 2 बार उसे रास्ते में रोका गया। कोई नतीजा नहीं निकला। उसका कोई निशान नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। होम्स हंसा। यह तो एक बड़ी दिलचस्प छोटी सी पहेली है, उसने कहा। पर मेरे लिए बहुत गंभीर, राजा ने खेदपूर्वक जवाब दिया। बहुत ही गंभीर। और वह इस तस्वीर का क्या करने का इरादा रखती है? मुझे बर्बाद करने का। पर कैसे? मेरा विवाह होने वाला है। यह तो मैंने सुना है। क्लोटिल्डे लॉथमन वॉन सैक्स-मेनिंगेन से, स्कैंडिनेविया के राजा की दूसरी पुत्री। आप उसके परिवार के कड़े सिद्धांतों को जानते होंगे। वह स्वयं सूक्ष्मता की मूर्ति है। मेरे आचरण पर संदेह की एक हल्की सी छाया भी इस मामले का अंत कर देगी। और आयरीन एडलर धमकी देती है कि वह उन्हें तस्वीर भेज देगी। और वह ऐसा करेगी। मुझे पता है वह करेगी।
आप उसे नहीं जानते, पर उसकी आत्मा फौलाद की है। उसका चेहरा सबसे सुंदर स्त्रियों जैसा है और उसका मस्तिष्क सबसे दृढ़ पुरुषों जैसा। मुझे किसी और स्त्री से विवाह करने देने की बजाय वह किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। आपको यकीन है कि उसने अभी तक इसे भेजा नहीं है? मुझे यकीन है। और क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि वह इसे उसी दिन भेजेगी जिस दिन सगाई सार्वजनिक रूप से घोषित की जाएगी। वह अगला सोमवार है। अच्छा, तो हमारे पास अभी 3 दिन हैं, होम्स ने जम्हाई लेते हुए कहा। यह बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी मुझे 1-2 महत्वपूर्ण मामलों की जांच करनी है। महामहिम स्वाभाविक रूप से फिलहाल लंदन में ही रहेंगे? बिल्कुल। आप मुझे लैंघम में काउंट वॉन क्राम के नाम से पाएंगे। तो फिर मैं आपको एक चिट्ठी भेजकर बताऊंगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कृपया ऐसा ही करें। मैं पूरी तरह चिंतित रहूंगा। तो फिर पैसों के बारे में? आपको पूरी छूट है। बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूं कि उस तस्वीर को पाने के लिए मैं अपने राज्य का एक प्रांत भी दे दूंगा। और वर्तमान खर्चों के लिए? राजा ने अपने लबादे के नीचे से चमड़े का एक भारी थैला निकाला और मेज पर रख दिया। इसमें 300 पाउंड सोने में और 700 नोटों में हैं, उसने कहा। होम्स ने अपनी नोटबुक के एक पन्ने पर रसीद लिखी और उसे थमा दी। और मैडमवाजेल का पता? उसने पूछा। ब्रायोनी लॉज, सरपेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन्स वुड। होम्स ने इसे नोट किया। एक और सवाल, उसने कहा। क्या वह तस्वीर कैबिनेट आकार की थी? हाँ, थी। तो फिर शुभ रात्रि महामहिम, और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर होगी। और शुभ रात्रि वॉटसन, उसने जोड़ा, जैसे ही राजसी बग्घी के पहिए सड़क पर लुढ़कने लगे। यदि तुम कल दोपहर 3 बजे आने की कृपा करो, तो मैं इस छोटे से मामले पर तुमसे चर्चा करना चाहूँगा। ठीक 3 बजे मैं बेकर स्ट्रीट पहुंचा, पर होम्स अभी तक नहीं लौटा था। मकान मालकिन ने मुझे बताया कि वह सुबह 8 बजे के तुरंत बाद घर से निकल गया था। फिर भी मैं आग के पास बैठ गया, यह इरादा करते हुए कि चाहे वह जितनी देर से आए, मैं उसका इंतजार करूंगा। मुझे इस जांच में पहले से ही गहरी दिलचस्पी हो गई थी, क्योंकि हालांकि इसमें उन 2 अपराधों जैसी कोई भयावह और विचित्र विशेषताएं नहीं थीं जिन्हें मैं पहले ही दर्ज कर चुका हूं, फिर भी मामले की प्रकृति और उसके ग्राहक के उच्च पद ने इसे अपना एक अलग चरित्र दे दिया था। वास्तव में मेरे मित्र के हाथ में जो जांच थी, उसकी प्रकृति के अलावा उसकी परिस्थिति की उत्कृष्ट पकड़ में और उसके तीक्ष्ण स्पष्ट तर्क में कुछ ऐसा था जो उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करना और जिन तेज सूक्ष्म तरीकों से वह सबसे उलझे हुए रहस्यों को सुलझाता था, उन्हें समझना मेरे लिए एक आनंद बना देता था। मुझे उसकी अटूट सफलता की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसके असफल होने की संभावना भी मेरे मन में कभी नहीं आती थी। 4 बजने ही वाले थे जब दरवाजा खुला और एक नशे में धुत दिखने वाला घोड़े का सईस अस्तव्यस्त और साइड व्हिस्कर्स वाला सूजे हुए चेहरे और गंदे कपड़ों में कमरे में दाखिल हुआ। अपने मित्र की भेष बदलने की अद्भुत क्षमताओं का इतना अभ्यस्त होते हुए भी मुझे 3 बार देखना पड़ा, तभी मुझे यकीन हुआ कि यह वाकई वही था।
एक सिर हिलाकर वह शयन कक्ष में गायब हो गया, जहां से वह 5 मिनट बाद ट्वीड सूट पहने हमेशा की तरह सम्मानित रूप में बाहर निकला। अपने हाथ जेबों में डालकर उसने अपने पैर आग के सामने फैलाए और कई मिनटों तक जोर से हंसता रहा। अरे वाह, वह चिल्लाया, और फिर उसका दम घुटने लगा और वह फिर हंसने लगा, यहाँ तक कि उसे कुर्सी पर पीछे निढाल और असहाय होकर लेटना पड़ा। क्या बात है? बहुत ही मजेदार है। मुझे यकीन है तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने अपनी सुबह कैसे बिताई या मैंने आखिर में क्या किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम मिस आयरीन एडलर की आदतों और शायद उसके घर की निगरानी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक, पर आगे जो हुआ वह काफी असामान्य था। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं आज सुबह 8 बजे के कुछ देर बाद एक बेरोजगार सईस के रूप में घर से निकला। घोड़ों से जुड़े लोगों के बीच एक अद्भुत सहानुभूति और भाईचारा होता है। उनमें से एक बन जाओ और तुम्हें वह सब पता चल जाएगा जो जानने लायक है। मुझे जल्द ही ब्रायोनी लॉज मिल गया। यह एक छोटा सा सुंदर बंगला है जिसके पीछे एक बगीचा है, पर आगे से यह सड़क तक बना हुआ है, 2 मंजिलों का। दरवाजे पर चब लॉक है। दाईं ओर बड़ा बैठक अच्छी तरह सजा हुआ, लंबी खिड़कियां लगभग जमीन तक, और वे बेतुके अंग्रेजी खिड़की कुंडे जिन्हें एक बच्चा भी खोल सकता है। पीछे कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि गलियारे की खिड़की तक कोच हाउस की छत से पहुंचा जा सकता था। मैंने इसके चारों ओर घूमकर हर दृष्टिकोण से बारीकी से जांचा, पर कोई और दिलचस्प बात नजर नहीं आई। फिर मैं सड़क पर टहलते हुए नीचे गया और जैसा मुझे उम्मीद थी, पाया कि बगीचे की एक दीवार से सटी एक गली में अस्तबल हैं। मैंने घोड़ों के मालिकों को उनके घोड़े रगड़ने में हाथ बंटाया और बदले में मुझे 2 पेंस, आधा आधा बियर का 1 गिलास, शैक तंबाकू की 2 चिलमें और मिस एडलर के बारे में जितनी जानकारी मैं चाहता था उतनी मिली। इसके अलावा पड़ोस के आधा दर्जन अन्य लोगों की भी, जिनमें मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी, पर जिनकी जीवनियां मुझे सुननी ही पड़ी। और आयरीन एडलर के बारे में क्या? मैंने पूछा। अरे, उसने उस इलाके के सारे पुरुषों का सिर घुमा रखा है। वह इस धरती पर किसी टोपी के नीचे की सबसे सुंदर चीज है। सर्पेंटाइन न्यूज में हर आदमी यही कहता है। वह शांति से रहती है, संगीत समारोहों में गाती है, हर दिन 5 बजे बाहर निकलती है और ठीक 7 बजे डिनर के लिए लौटती है। शायद ही कभी और समय बाहर निकलती है, सिवाय जब वह गाने जाती है। उसका केवल एक पुरुष आगंतुक है, पर वह काफी बार आता है। वह सांवला, सुंदर और तेज तर्रार है। दिन में 1 बार से कम कभी नहीं आता, अक्सर 2 बार। वह इनर टेम्पल के मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन हैं। देखो, एक कोचमैन को विश्वासपात्र बनाने के क्या फायदे हैं? वे उसे सर्पेंटाइन म्यूज से 1 दर्जन बार घर छोड़ चुके थे और उसके बारे में सब कुछ जानते थे। जब मैंने वह सब सुन लिया जो वे बता सकते थे, तो मैं फिर से ब्रायोनी लॉज के पास चहलकदमी करने लगा और अपनी योजना पर विचार करने लगा। यह गॉडफ्रे नॉर्टन स्पष्टतः मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह एक वकील था। यह अशुभ लग रहा था।
उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था और उसके बार बार आने का उद्देश्य क्या था? क्या वह उसकी ग्राहक थी, उसकी दोस्त या उसकी प्रेसी? अगर पहला, तो शायद उसने वह तस्वीर उसकी हिफाजत में सौंप दी होगी। अगर दूसरा, तो इसकी संभावना कम थी। इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता था कि मुझे ब्रायोनी लॉज में अपना काम जारी रखना चाहिए या टेम्पल में उस सज्जन के कक्ष की ओर अपना ध्यान मोड़ना चाहिए। यह एक नाजुक बिंदु था और इसने मेरी जांच के दायरे को बढ़ा दिया। मुझे डर है कि इन विवरणों से मैं तुम्हें ऊबा रहा हूँ, पर मुझे तुम्हें अपनी छोटी छोटी कठिनाइयाँ दिखानी होंगी अगर तुम्हें स्थिति समझनी है। मैं ध्यान से तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं अभी भी इस मामले पर विचार कर ही रहा था कि एक हैंडसम कैब ब्रायोनी लॉज के पास आकर रुकी और एक सज्जन उसमें से कूद पड़े। वह असाधारण रूप से सुंदर पुरुष थे, सांवले, तीखी नाक वाले और मूंछों वाले, स्पष्टतः वही व्यक्ति जिसके बारे में मैंने सुना था। वह बहुत जल्दी में लग रहे थे। कैब वाले को इंतजार करने के लिए चिल्लाए और दरवाजा खोलने वाली नौकरानी के पास से इस तरह गुजर गए जैसे वह पूरी तरह घर जैसा महसूस करते हों। वह घर में लगभग आधे घंटे रहे और मुझे बैठक की खिड़कियों में उनकी एक झलक मिली, इधर-उधर टहलते हुए, उत्तेजना से बात करते हुए और अपनी बाहें हिलाते हुए। उसकी मुझे कोई झलक नहीं मिली। कुछ देर बाद वह बाहर निकले, पहले से भी ज्यादा उतावले दिखते हुए। जैसे ही वह कैब की ओर बढ़े, उन्होंने जेब से एक सोने की घड़ी निकाली और गंभीरता से उसे देखा। शैतान की तरह चलाओ, वह चिल्लाए, पहले रीजेंट स्ट्रीट पर ग्रॉस एंड हैंकी के पास, फिर एजवेयर रोड पर सेंट मोनिका के चर्च में। अगर तुमने 20 मिनट में यह किया, तो आधी गिननी। वे चले गए और मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या मुझे उनका पीछा नहीं करना चाहिए, तभी गली में एक साफ सुथरी छोटी लैंडो आई। कोचमैन का कोट आधा ही बटन बंद था और उसकी टाई कान के नीचे लटकी थी, जबकि उसकी हार्नेस के सारे टैग बकल से बाहर निकले हुए थे। वह रुकी भी नहीं थी कि वह हॉल के दरवाजे से निकलकर उसमें सवार हो गई। मुझे उस क्षण उसकी बस एक झलक मिली, पर वह एक मनोहर स्त्री थी, ऐसा चेहरा जिसके लिए कोई पुरुष जान दे दे। सेंट मोनिका का चर्च, जॉन, वह चिल्लाई, और अगर तुम 20 मिनट में पहुंच जाओ तो आधा सॉवरेन। यह गवाने लायक बिल्कुल नहीं था, वॉटसन। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि क्या मुझे दौड़ना चाहिए या उसकी लैंडो के पीछे लटक जाना चाहिए, तभी सड़क से एक कैब गुजरी। ड्राइवर ने ऐसी फटीचर सवारी को 2 बार देखा, पर मैं उसके आपत्ति करने से पहले ही अंदर कूद गया। सेंट मोनिका का चर्च, मैंने कहा, और अगर तुम 20 मिनट में पहुंच जाओ तो आधा सॉवरेन। 12 बजने में 25 मिनट बाकी थे और जाहिर है कि हवा का रुख क्या था, यह साफ था। मेरा कैबी तेज चला। मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे तेज गया हूँ, पर दूसरे लोग हमसे पहले पहुंच चुके थे। कैब और लैंडो दोनों के घोड़े हाँफ रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तब वे दरवाजे के सामने खड़े थे। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और जल्दी से चर्च में घुस गया। वहां मेरे पीछा किए गए दोनों लोगों और एक सरप्लिस पहने पादरी के अलावा कोई नहीं था जो उनसे कुछ समझाइश कर रहा था, लग रहा था। वे तीनों वेदी के सामने एक झुंड में खड़े थे। मैं किसी और आवारा व्यक्ति की तरह जो चर्च में घुस आया हो,
बगल के गलियारे में टहलता हुआ आगे बढ़ा। अचानक मेरे आश्चर्य से वेदी पर मौजूद तीनों मेरी ओर घूमे और गॉडफ्रे नॉर्टन जितनी तेजी से भाग सकते थे मेरी ओर दौड़े। भगवान का शुक्र है वह चिल्लाए, तुम काम आओगे, आओ आओ। तो क्या हुआ, मैंने पूछा। आओ भाई आओ, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, वरना यह कानूनी नहीं रहेगा। मुझे लगभग घसीटते हुए वेदी तक ले जाया गया और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं कहाँ हूँ, मैंने खुद को वे जवाब बुदबुदाते पाया जो मेरे कान में फुसफुसाए जा रहे थे और उन बातों की गवाही देते हुए जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और कुल मिलाकर आयरीन एडलर कुआरी का गॉडफ्रे नॉर्टन कुआरे से सुरक्षित विवाह कराने में मदद करते हुए। यह सब एक पल में हो गया और वहाँ सज्जन एक ओर से मेरा धन्यवाद कर रहे थे और स्त्री दूसरी ओर से, जबकि पादरी सामने से मुझ पर मुस्कुरा रहे थे। यह मेरे जीवन में अब तक की सबसे हास्यास्पद स्थिति थी जिसमें मैंने खुद को पाया, और यही सोचकर मैं अभी हंस रहा था। लगता है उनके लाइसेंस में कुछ औपचारिकता की कमी थी कि पादरी ने बिना किसी गवाह के उनका विवाह कराने से साफ इनकार कर दिया था, और मेरी सौभाग्यशाली उपस्थिति ने दूल्हे को सड़कों पर एक बेस्ट मैन खोजने के लिए निकलने से बचा लिया। दुल्हन ने मुझे एक सॉवरेन दिया और मेरा इरादा है कि मैं इसे इस अवसर की याद में अपनी घड़ी की चेन पर पहनूं। यह तो मामलों का बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ है, मैंने कहा। और फिर क्या हुआ? अच्छा, मैंने पाया कि मेरी योजनाएं बहुत गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ा तुरंत रवाना हो सकता है और इसलिए मुझे बहुत तत्काल और ऊर्जावान कदम उठाने पड़ सकते थे। हालांकि चर्च के दरवाजे पर वे अलग हो गए, वह टेम्पल की ओर वापस गया और वह अपने घर की ओर। मैं हमेशा की तरह 5 बजे पार्क में निकलूंगी, उसने उससे विदा लेते हुए कहा। मैंने और कुछ नहीं सुना। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए और मैं अपनी व्यवस्था करने चला गया। जो कि क्या है? थोड़ा ठंडा गोमांस और एक गिलास बियर, उसने घंटी बजाते हुए जवाब दिया। मैं भोजन के बारे में सोचने के लिए बहुत व्यस्त रहा हूँ और आज शाम मुझे और भी व्यस्त रहना है। वैसे डॉक्टर, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी। मुझे खुशी होगी। तुम्हें कानून तोड़ने में कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं गिरफ्तार होने का जोखिम उठाने में? किसी अच्छे काम के लिए नहीं। अरे, यह काम तो बेहतरीन है। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यकीन था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। पर तुम्हें क्या चाहिए? जब मिसेस टर्नर ट्रे लेकर आ जाएंगी तो मैं तुम्हें साफ बता दूंगा। अब, उसने कहा जैसे ही वह हमारी मकान मालकिन द्वारा उपलब्ध कराए गए साधारण भोजन पर भूख से टूट पड़ा। मुझे खाते हुए इस पर चर्चा करनी होगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी लगभग 5 बज रहे हैं। 2 घंटे में हमें घटनास्थल पर होना चाहिए। मिस आयरीन, या यूं कहें मैडम, 7 बजे अपनी सैर से लौटती हैं। हमें उनसे मिलने के लिए ब्रायोनी लॉज में होना चाहिए। और फिर क्या? वह तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि क्या होना है। बस एक बात पर मुझे जोर देना है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें दखल नहीं देना है।
समझे? मुझे तटस्थ रहना है, कुछ भी नहीं करना है। संभवतः थोड़ी अप्रियता होगी, उसमें शामिल मत होना। यह इस बात पर समाप्त होगा कि मुझे घर के अंदर ले जाया जाएगा। 4-5 मिनट बाद बैठक की खिड़की खुलेगी। तुम्हें उसी खुली खिड़की के पास खड़ा होना है। हाँ, तुम्हें मुझे देखते रहना है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। हाँ, और जब मैं अपना हाथ उठाऊं ऐसे, तो तुम जो मैं तुम्हें फेंकने के लिए दूंगा उसे कमरे में फेंक देना और उसी समय आग का शोर मचाना। तुम मेरी बात पूरी तरह समझ रहे हो? पूरी तरह। यह कुछ ज्यादा डरावना नहीं है। उसने जेब से एक लंबा सिगार आकार का रोल निकालते हुए कहा। यह एक साधारण प्लम्बर का धुआं रॉकेट है। दोनों सिरों पर टोपी लगी है ताकि यह अपने आप जल जाए। तुम्हारा काम बस इतना ही है। जब तुम आग का शोर मचाओगे तो बहुत सारे लोग इसे दोहराएंगे। फिर तुम सड़क के अंत तक चले जाना और मैं 10 मिनट में तुमसे मिल लूंगा। मुझे आशा है मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया है। मुझे तटस्थ रहना है, खिड़की के पास जाना है, तुम्हें देखना है और संकेत मिलते ही यह वस्तु अंदर फेंकनी है। फिर आग का शोर मचाना है और सड़क के कोने पर तुम्हारा इंतजार करना है। बिल्कुल सही। तो फिर तुम पूरी तरह मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यह बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है शायद अब समय हो गया है कि मैं अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो जाऊं। वह अपने शयन कक्ष में गायब हो गया और कुछ मिनटों बाद एक सरल हृदय नॉनकंफर्मिस्ट पादरी के रूप में लौटा। उसकी चौड़ी काली टोपी, उसकी ढीली पतलून, उसकी सफेद टाई, उसकी सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान और जिज्ञासा से भरा सामान्य परोपकारी भाव, ऐसा केवल मिस्टर जॉन हेयर ही निभा सकते थे। यह केवल इतना नहीं था कि होम्स ने अपना पहनावा बदला था। उसकी हर नई भूमिका के साथ उसकी अभिव्यक्ति, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी बदल जाती थी। जब वह अपराध का विशेषज्ञ बना तो रंगमंच ने एक बेहतरीन अभिनेता खोया, ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान ने एक तीक्ष्ण तर्कशास्त्री खोया। 6:15 हुए थे जब हमने बेकर स्ट्रीट छोड़ी और अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब हम खुद को सरपेंटाइन एवेन्यू में पाया। शाम हो चुकी थी और जैसे ही हम ब्रायोनी लॉज के सामने इधर-उधर टहल रहे थे, उसकी निवासी के आने का इंतजार करते हुए लैंपें जलाई जा रही थीं। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने शर्लॉक होम्स के संक्षिप्त वर्णन से कल्पना की थी, पर इलाका उतना निजी नहीं लग रहा था जितनी मुझे उम्मीद थी। इसके विपरीत एक शांत इलाके की छोटी सड़क के लिए यह काफी जीवंत थी। एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में कुछ लोगों का झुंड धूम्रपान करते और हंसते हुए, एक कैंची सान करने वाला अपने पहिए के साथ, 2 रक्षक जो एक नर्स लड़की से इश्क लड़ा रहे थे और कई अच्छे कपड़ों वाले युवक जो मुंह में सिगार लिए इधर-उधर टहल रहे थे। तुम देख रहे हो, होम्स ने कहा, जैसे ही हम घर के सामने इधर-उधर टहल रहे थे, यह विवाह मामले को काफी सरल बना देता है। अब तस्वीर एक दोधारी हथियार बन जाती है। संभावना है कि उसे भी उतना ही एतराज होगा कि यह मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन द्वारा देखी जाए, जितना हमारे ग्राहक को यह उसकी राजकुमारी की नजरों तक पहुंचने से है। अब सवाल यह है कि हम तस्वीर कहाँ ढूंढें?
कहा, वाकई यह बहुत असंभव है कि वह इसे अपने साथ लिए फिरती हो। यह कैबिनेट आकार की है, किसी स्त्री की पोशाक में आसानी से छिपाने के लिए बहुत बड़ी। वह जानती है कि राजा उसे रास्ते में रुकवाकर तलाशी करवाने में सक्षम है। इस तरह के 2 प्रयास पहले ही हो चुके हैं, तो हम मान सकते हैं कि वह इसे अपने साथ नहीं रखती। तो फिर कहाँ? उसका बैंकर या उसका वकील? यह दोहरी संभावना है, पर मुझे लगता है कि दोनों में से कोई नहीं। स्त्रियां स्वभाव से गुप्तचारी होती हैं और वे अपना छिपाव खुद करना पसंद करती हैं। वह इसे किसी और को क्यों सौंपेगी? वह खुद अपनी हिफाजत पर भरोसा कर सकती है, पर वह नहीं बता सकती कि किसी व्यापारी पर कौन सा अप्रत्यक्ष या राजनैतिक प्रभाव डाला जा सकता है। इसके अलावा याद रखो कि उसने कुछ ही दिनों में इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह वहीं होना चाहिए जहां वह अपना हाथ आसानी से डाल सके। यह उसके अपने घर में ही होना चाहिए, पर घर में 2 बार सिंधमारी हो चुकी है। 6 उन्हें देखना ही नहीं आया। पर तुम कैसे देखोगे? मैं नहीं देखूंगा। तो फिर क्या? मैं उससे यह मुझे दिखवा लूंगा। पर वह इनकार कर देगी। वह इनकार नहीं कर पाएगी। पर मुझे पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। यह उसकी गाड़ी है। अब मेरे आदेशों का अक्षरशः पालन करो। जैसे ही उसने यह कहा, एवेन्यू के मोड़ पर एक गाड़ी की बत्तियों की चमक दिखाई दी। यह एक तेज छोटी लैंडो थी जो खड़खड़ाते हुए ब्रायोनी लॉज के दरवाजे तक आई। जैसे ही यह रुकी, कोने पर मंडरा रहे एक आवारा व्यक्ति ने दरवाजा खोलने के लिए आगे झपट्टा मारा, इस उम्मीद में कि उसे एक सिक्का मिलेगा, पर उसे एक दूसरे आवारा व्यक्ति ने कोहनी मारकर हटा दिया, जो भी उसी इरादे से दौड़ा आया था। एक तीखी बहस छिड़ गई, जिसे दोनों रक्षकों ने और बढ़ा दिया, जिन्होंने आवारों में से एक का पक्ष लिया, और कैंची सान करने वाले ने, जो उतना ही गर्मजोशी से दूसरे पक्ष में था। एक मुक्का चला और एक पल में वह स्त्री, जो अपनी गाड़ी से उतर चुकी थी, लाल चेहरे और जूझते हुए पुरुषों के एक छोटे झुंड के बीच खड़ी थी, जो अपनी मुट्ठियों और डंडों से एक दूसरे पर बर्बरता से वार कर रहे थे। होम्स स्त्री की रक्षा के लिए भीड़ में घुस गया, पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह एक चीख के साथ गिर पड़ा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसके गिरते ही रक्षक एक दिशा में और आवारा लोग दूसरी दिशा में भाग खड़े हुए, जबकि कई बेहतर कपड़े पहने लोग, जो बिना हिस्सा लिए इस झगड़े को देख रहे थे, स्त्री की मदद करने और घायल व्यक्ति की देखभाल करने के लिए इकट्ठा हो गए। आयरीन एडलर, जैसा मैं उसे अब भी कहूँगा, सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, पर वह ऊपर खड़ी होकर हॉल की रोशनी में अपनी शानदार आकृति की रूपरेखा उभारते हुए सड़क की ओर पीछे मुड़कर देख रही थी। क्या वह बेचारे सज्जन बुरी तरह घायल हैं? उसने पूछा। वह मर चुके हैं, कई आवाजें चिल्लाईं। नहीं नहीं, इनमें जान बाकी है, किसी और ने चिल्लाकर कहा। पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही यह चला जाएगा। यह एक बहादुर आदमी है, एक स्त्री ने कहा। अगर यह न होता तो वे लोग इस महिला का पर्स और घड़ी ले गए होते। वे एक गिरोह थे और काफी खूंखार भी। अब यह सांस ले रहा है। यह सड़क पर नहीं लेट सकता। क्या हम इसे अंदर ला सकते हैं, मैडम?
जरूर, इसे बैठक में ले आओ। वहां एक आरामदेह सोफा है। इस तरफ कृपया। धीरे धीरे और गंभीरता पूर्वक उसे ब्रायोनी लॉज के भीतर लाया गया और मुख्य कमरे में लिटा दिया गया, जबकि मैं अब भी खिड़की के पास अपनी जगह से यह सब देख रहा था। लैंपें जल चुकी थीं, पर पर्दे नहीं खींचे गए थे ताकि मैं होम्स को सोफे पर लेटे हुए देख सका। मुझे नहीं पता कि उस पल उसे अपनी भूमिका के लिए पछतावा हुआ या नहीं, पर मुझे पता है कि जिस सुंदर स्त्री के खिलाफ मैं साजिश रच रहा था और जिस कोमलता और दयालुता से वह घायल व्यक्ति की सेवा कर रही थी, उसे देखकर मैंने अपने जीवन में कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। और फिर भी अब पीछे हटना होम्स के साथ घोर विश्वासघात होता, उस भूमिका से जो उसने मुझे सौंपी थी। मैंने अपने दिल को कठोर किया और अपने ओवरकोट के नीचे से धुआं रॉकेट निकाल लिया। आखिरकार मैंने सोचा, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम बस उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोक रहे हैं। होम्स सोफे पर उठ बैठा था और मैंने उसे ऐसे इशारा करते देखा जैसे उसे हवा की जरूरत हो। एक नौकरानी दौड़कर आई और खिड़की खोल दी। उसी क्षण मैंने उसे अपना हाथ उठाते देखा और संकेत मिलते ही मैंने अपना रॉकेट आग की चीख के साथ कमरे में उछाल दिया। यह शब्द मेरे मुंह से निकला ही था कि दर्शकों की पूरी भीड़, अच्छे और बुरे कपड़ों वाले सज्जन, घोड़ों के सईस और नौकरानियां सब आग की एक साझा चीख में शामिल हो गए। कमरे से घने धुएं के बादल उठे और खुली खिड़की से बाहर निकलने लगे। मुझे भागते हुए लोगों की झलक मिली और एक पल बाद अंदर से होम्स की आवाज आई जो उन्हें आश्वस्त कर रही थी कि यह एक झूठा अलार्म था। चिल्लाती भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए मैं सड़क के कोने तक पहुंचा और 10 मिनट में मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरे मित्र की बाह मेरी बाह में है और हम उस शोर शराबे की जगह से दूर जा रहे हैं। वह कुछ मिनटों तक तेजी से और चुपचाप चलता रहा जब तक हम उन शांत सड़कों में से एक में मुड़ नहीं गए जो एजवेयर रोड की ओर जाती हैं। तुमने बहुत अच्छे से किया, डॉक्टर, उसने कहा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। सब ठीक है। तुम्हारे पास तस्वीर है। मुझे पता है यह कहाँ है। और तुम्हें कैसे पता चला? उसने मुझे दिखा दिया, जैसा मैंने तुमसे कहा था कि वह करेगी। मैं अब भी अंधेरे में हूँ। मैं इसे कोई रहस्य नहीं बनाना चाहता, उसने हंसते हुए कहा। मामला बिल्कुल सीधा था। तुमने स्वाभाविक रूप से देखा होगा कि सड़क पर हर व्यक्ति एक सहयोगी था। वे सभी उस शाम के लिए नियुक्त किए गए थे। मैंने ऐसा ही अंदाजा लगाया था। फिर जब झगड़ा शुरू हुआ, मेरी हथेली में थोड़ा गीला लाल रंग था। मैं आगे झपटा, गिर पड़ा, अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और एक दयनीय दृश्य बन गया। यह एक पुरानी तरकीब है, यह भी मैं समझ सकता था। फिर वे मुझे अंदर ले गए। उसे मुझे अंदर लाना ही था। वह और क्या कर सकती थी? और उसके बैठक में, जो ठीक वही कमरा था जिस पर मुझे शक था। यह उसके और उसके शयन कक्ष के बीच स्थित था और मुझे यह तय करना था कि कौन सा। उन्होंने मुझे सोफे पर लिटाया। मैंने हवा के लिए इशारा किया। उन्हें खिड़की खोलनी पड़ी और तुम्हें अपना मौका मिल गया। इससे तुम्हें कैसे मदद मिली? यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जब एक स्त्री सोचती है कि उसका घर आग में है, तो उसकी सहज प्रवृत्ति तुरंत उस चीज की ओर दौड़ने की होती है जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देती है। यह एक पूरी तरह अनियंत्रित आवेग है और मैंने एक से ज्यादा बार इसका फायदा उठाया है। डार्लिंगटन प्रतिस्थापन कांड के मामले में यह मेरे काम आया और आन्सवर्थ के मामले में भी। एक विवाहित स्त्री अपने बच्चे को पकड़ती है, एक अविवाहित स्त्री अपने गहनों के डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाती है।
अब मुझे यह स्पष्ट था कि आज की हमारी स्त्री के घर में उस चीज से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है जिसकी हम तलाश में हैं। वह इसे सुरक्षित करने के लिए दौड़ेगी। आग का अलार्म बेहतरीन ढंग से किया गया था। धुआं और शोर फौलादी नसों को भी हिलाने के लिए काफी थे। उसने बहुत खूबसूरती से प्रतिक्रिया दी। तस्वीर दाईं घंटी डोरी के ठीक ऊपर एक सरकने वाले पैनल के पीछे एक ताखे में है। वह पल भर में वहां पहुंची और जैसे ही उसने इसे आधा बाहर निकाला, मुझे इसकी एक झलक मिल गई। जब मैंने चिल्लाकर कहा कि यह झूठा अलार्म था, तो उसने इसे वापस रख दिया, रॉकेट की ओर देखा, कमरे से बाहर भाग गई और तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैं उठा और बहाना बनाकर घर से निकल आया। मैं झिझक रहा था कि क्या मुझे तुरंत तस्वीर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, पर कोचमैन अंदर आ चुका था और चूंकि वह मुझे गौर से देख रहा था, इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित लगा। थोड़ी सी जल्दबाजी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। और अब मैंने पूछा, हमारी खोज व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी है। मैं कल राजा के साथ जाऊंगा और तुम्हारे साथ भी, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो। हमें बैठक में स्त्री का इंतजार करने के लिए ले जाया जाएगा, पर संभावना है कि जब वह आएगी तो उसे न हम मिलेंगे न तस्वीर। महामहिम को शायद यह संतोष हो कि उन्होंने इसे अपने ही हाथों से वापस पाया। और तुम कब जाओगे? सुबह 8 बजे। वह अभी उठी नहीं होगी तो हमें खुला मैदान मिलेगा। इसके अलावा हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि यह विवाह उसके जीवन और आदतों में पूरा बदलाव ला सकता है। मुझे बिना देर किए राजा को तार भेजना होगा। हम बेकर स्ट्रीट पहुंच चुके थे और दरवाजे पर रुक गए थे। वह अपनी जेबों में चाबी ढूंढ रहा था जब कोई गुजरते हुए बोला, शुभ रात्रि मिस्टर शर्लॉक होम्स। उस समय फुटपाथ पर कई लोग थे, पर यह अभिवादन एक दुबले-पतले युवक की ओर से आता प्रतीत हुआ, जो ओवरकोट पहने जल्दी में गुजर गया। मैंने यह आवाज पहले भी सुनी है, होम्स ने धुंधली रोशनी वाली सड़क की ओर घूरते हुए कहा। अब मुझे आश्चर्य है, यह कौन हो सकता है? मैं उस रात बेकर स्ट्रीट में सोया और हम सुबह अपने टोस्ट और कॉफी में व्यस्त थे जब बोहेमिया के राजा कमरे में दौड़ते हुए आए। तुम्हें वाकई मिल गई, वह चिल्लाए, शर्लॉक होम्स के दोनों कंधे पकड़कर और उत्सुकता से उसके चेहरे की ओर देखते हुए। अभी नहीं, पर तुम्हें उम्मीद है? मुझे उम्मीद है। तो फिर चलो। मैं जाने के लिए बेसब्र हूं। हमें एक कैब चाहिए। नहीं, मेरी बग्घी बाहर इंतजार कर रही है। तो फिर यह मामले को आसान बना देगा। हम नीचे उतरे और एक बार फिर ब्रायोनी लॉज के लिए रवाना हो गए। आयरीन एडलर का विवाह हो चुका है, होम्स ने कहा। विवाह? कब? कल। पर किससे? नॉर्टन नाम के एक अंग्रेज वकील से। पर वह उससे प्रेम नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि वह करती है। और उम्मीद क्यों? क्योंकि इससे महामहिम भविष्य की सभी परेशानियों से बच जाएंगे। अगर वह स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, तो वह महामहिम से प्रेम नहीं करती। अगर वह महामहिम से प्रेम नहीं करती, तो उसके पास महामहिम की योजना में दखल देने का कोई कारण नहीं है। यह सच है। और फिर भी, अच्छा, काश वह मेरे ही स्तर की होती। वह कैसी रानी बनती। वह उदास चुप्पी में डूब गए, जो तब तक नहीं टूटी जब तक हम सरपेंटाइन एवेन्यू में नहीं आ पहुंचे। ब्रायोनी लॉज का दरवाजा खुला था और एक अधेड़ स्त्री सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने व्यंग्यपूर्ण नजरों से हमें देखा जैसे ही हम बग्घी से उतरे। मिस्टर शर्लॉक होम्स, मुझे लगता है, उसने कहा। मैं ही मिस्टर होम्स हूँ, मेरे साथी ने उसकी ओर सवालिया और कुछ चौंकी हुई नजरों से देखते हुए जवाब दिया। वाकई?
मेरी मालकिन ने मुझे बताया था कि आप शायद आएंगे। वह आज सुबह अपने पति के साथ चैरिंग क्रॉस से 5:15 की ट्रेन से महाद्वीप के लिए निकल गईं। क्या शर्लॉक होम्स पीछे लड़खड़ा गया, निराशा और आश्चर्य से पीला पड़ गया। तुम्हारा मतलब है वह इंग्लैंड छोड़ चुकी है, फिर कभी न लौटने के लिए? और वे कागज? राजा ने कर्कश आवाज में पूछा। सब कुछ खो गया। हम देखेंगे। वह नौकरानी को धकेलते हुए बैठक में घुस गया। राजा और मैं उसके पीछे। फर्नीचर हर दिशा में बिखरा हुआ था। अलमारियां खाली और दराजें खुली हुई थीं, मानो स्त्री ने अपनी उड़ान से पहले जल्दबाजी में उन्हें खंगाला हो। होम्स घंटीडोरी की ओर लपका, एक छोटा सरकने वाला पल्ला पीछे खींचा और अपना हाथ अंदर डालकर एक तस्वीर और एक पत्र निकाला। तस्वीर आयरीन एडलर की खुद की थी, शाम की पोशाक में। पत्र पर लिखा था, मिस्टर शर्लॉक होम्स एस्क्वायर, बुलाए जाने तक छोड़ दिया जाए। मेरे मित्र ने इसे फाड़कर खोला और हम तीनों ने इसे साथ पढ़ा। यह पिछली रात आधी रात को लिखा गया था और इस प्रकार था। मेरे प्रिय मिस्टर शर्लॉक होम्स, आपने वाकई बहुत अच्छा किया। आपने मुझे पूरी तरह छका दिया। आग के अलार्म के बाद तक मुझे जरा भी शक नहीं हुआ, पर फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को कैसे उजागर कर दिया, तो मैं सोचने लगी। मुझे महीनों पहले आपके बारे में चेतावनी दी गई थी। मुझे बताया गया था कि अगर राजा किसी एजेंट को नियुक्त करेंगे तो वह निश्चय ही आप होंगे, और मुझे आपका पता भी दिया गया था। फिर भी इस सब के बावजूद आपने मुझसे वह उगलवा ही लिया जो आप जानना चाहते थे। शक होने के बाद भी मुझे ऐसे प्यारे, दयालु बूढ़े पादरी के बारे में बुरा सोचना मुश्किल लगा। पर आप जानते हैं, मैं खुद एक अभिनेत्री के रूप में प्रशिक्षित रही हूँ। पुरुषों की पोशाक मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं अक्सर इससे मिलने वाली स्वतंत्रता का फायदा उठाती हूँ। मैंने कोचमैन जॉन को आप पर नजर रखने भेजा। ऊपर दौड़ी, अपने टहलने के कपड़े, जैसा मैं उन्हें कहती हूँ, पहने, और नीचे उतरी ठीक तब जब आप जा रहे थे। तो मैंने आपके दरवाजे तक आपका पीछा किया और इस तरह पक्का कर लिया कि मैं वाकई प्रसिद्ध मिस्टर शर्लॉक होम्स के लिए दिलचस्पी की वस्तु हूँ। फिर कुछ जल्दबाजी में मैंने आपको शुभ रात्रि कहा और अपने पति से मिलने टेम्पल की ओर निकल पड़ी। हम दोनों ने सोचा कि इतने जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी का पीछा किए जाने पर सबसे अच्छा उपाय भाग जाना है। इसलिए जब आप कल आएंगे तो आपको घोंसला खाली मिलेगा। रही बात तस्वीर की, आपके ग्राहक निश्चिंत रह सकते हैं। मैं एक ऐसे बेहतर पुरुष से प्रेम करती हूँ और उससे प्रेम पाती हूँ जो उनसे बेहतर है। राजा जो चाहे कर सकते हैं, बिना उस स्त्री की रुकावट के जिसके साथ उन्होंने क्रूरतापूर्वक अन्याय किया है। मैं इसे केवल अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूँ और एक ऐसा हथियार सुरक्षित रखने के लिए जो मुझे भविष्य में उनके किसी भी कदम से हमेशा बचाए रखेगा। मैं एक तस्वीर छोड़े जा रही हूँ जिसे रखना उन्हें अच्छा लगे और मैं बनी रहती हूँ, प्रिय मिस्टर शर्लॉक होम्स, आपकी सच्ची आयरीन नॉर्टन नी एडलर। क्या स्त्री है, अरे क्या स्त्री है, बोहेमिया के राजा चिल्लाए जब हम तीनों ने यह पत्र पढ़ लिया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वह कितनी तेज और दृढ़ थी? क्या वह एक शानदार रानी नहीं बनती? क्या यह अफसोस की बात नहीं कि वह मेरे स्तर की नहीं थी?
जो कुछ मैंने इस स्त्री के बारे में देखा है उससे तो यही लगता है कि वह महामहिम के स्तर से बिल्कुल अलग स्तर की हैं। होम्स ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे खेद है कि मैं महामहिम के इस मामले को अधिक सफल परिणाम तक नहीं पहुंचा सका। इसके विपरीत मेरे प्रिय सज्जन, राजा चिल्लाए, इससे अधिक सफल कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है कि उसकी बात अटल है। तस्वीर अब उतनी ही सुरक्षित है जितनी वह आग में होती। मुझे खुशी है कि महामहिम ऐसा कहते हैं। मैं आपका अत्यंत ऋणी हूँ। कृपया मुझे बताइए मैं किस तरह आपको पुरस्कृत कर सकता हूँ। यह अंगूठी, उसने अपनी उंगली से एक पन्ना सर्प वाली अंगूठी निकाली और इसे अपनी हथेली पर फैलाकर दिखाया। महामहिम के पास कुछ ऐसा है जिसे मैं इससे भी ज्यादा महत्व दूंगा, होम्स ने कहा। आपको बस नाम लेना है। यह तस्वीर। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आयरीन की तस्वीर। वह चिल्लाए, जरूर, अगर आप चाहते हैं। मैं महामहिम का धन्यवाद करता हूँ। तो फिर इस मामले में और कुछ करना बाकी नहीं है। मुझे आपको सुप्रभात कहने का सम्मान प्राप्त है। वह झुका और राजा द्वारा बढ़ाए गए हाथ पर ध्यान दिए बिना मुड़कर अपने कक्षों की ओर मेरे साथ चल पड़ा। और यही वह घटना थी जिसने बोहेमिया के राज्य को एक बड़े कलंक से धमकाया और जिसमें मिस्टर शर्लॉक होम्स की सबसे बेहतरीन योजनाएं एक स्त्री की बुद्धिमत्ता से मात खा गईं। वह स्त्रियों की चतुराई पर मजाक उड़ाया करता था, पर मैंने उसे हाल में ऐसा करते नहीं सुना। और जब वह आयरीन एडलर की बात करता है या जब वह उसकी तस्वीर का जिक्र करता है तो यह हमेशा वह स्त्री के सम्मानजनक शीर्षक के अंतर्गत होता है। और इस तरह एक और रात की कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। जो राज थे वो सुलझ गए, जो सवाल थे वो शांत हो गए, जो बोझ था दिल पर वो हल्का हो गया। अब बस एक काम बाकी है आपका। आंखें बंद करें, सांस को धीमा होने दें और इस रात को अपना लें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप यहाँ हैं। शुभ रात्रि। आपके सपने मीठे हों।